हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी पॉइंट्स पर। और आज हम इस वीडियो में लेके आए हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो यूपीएसआई में 14 नवंबर 2021 की सेकंड शिफ्ट में आए थे। चलिए इनको देखते हैं। प्रश्न 1। निम्नलिखित में से किस प्राधिकारी को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है? विकल्प है ए. केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री, बी. भारत के प्रधानमंत्री, सी. भारत के राष्ट्रपति, डी. लोकसभा अध्यक्ष। सही उत्तर है सी. भारत के राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 के खंड 5 के अनुसार राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का ये कर्तव्य है कि वो अपनी वार्षिक रिपोर्ट भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत करें। राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाते हैं। यदि रिपोर्ट किसी राज्य सरकार से संबंधित है तो उसकी एक प्रति उस राज्य के राज्यपाल को भी भेजी जाती है, जो उसे राज्य विधानमंडल के समक्ष रखवाते हैं। प्रश्न 2। आयकर अधिनियम 1961 के तहत निम्नलिखित में से किसका आकलन किया जाता है? ए. व्यक्ति, बी. कंपनी, सी. फर्म, डी. एक स्थानीय प्राधिकरण। विकल्प है ए और बी, ए, सी, ए, बी, सी और डी, ए, बी और सी। सही उत्तर है सी. ए, बी, सी और डी। आयकर अधिनियम 1961 की धारा 2 के 31 के तहत व्यक्ति यानी पर्सन की परिभाषा बहुत व्यापक है। इसके अंतर्गत न केवल एक व्यक्ति यानी इंडिविजुअल आता है, बल्कि इसमें एक हिंदू अविभाजित परिवार HUF, कंपनी, फर्म, व्यक्तियों का संघ AOP, व्यक्तियों का निकाय BOI, एक स्थानीय प्राधिकरण और प्रत्येक कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति भी शामिल हैं। इसलिए दिए गए सभी विकल्प यानी व्यक्ति, कंपनी, फर्म और स्थानीय प्राधिकरण आयकर अधिनियम के तहत करदाता या निर्धारिती असेसी हो सकते हैं। प्रश्न 3। निम्नलिखित में से किसे तृतीय पक्ष जोखिमों के निमित्त अनिवार्य बीमा में छूट नहीं है? विकल्प हैं ए. निजी वाहन, बी. राज्य सरकार के वाहन, सी. नगर निगम के वाहन, डी. केंद्र सरकार के वाहन। सही उत्तर है ए. निजी वाहन। मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 146 के अनुसार किसी भी सार्वजनिक स्थान पर वाहन चलाने के लिए तृतीय पक्ष बीमा यानी थर्ड पार्टी इंश्योरेंस अनिवार्य है। हालांकि इसी धारा की उपधारा 3 के तहत केंद्र सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्व वाले वाहनों को इस अनिवार्य बीमा से छूट दी गई है, बशर्ते उनका उपयोग किसी वाणिज्यिक उद्यम से संबंधित न हो। चूंकि निजी वाहनों को ऐसी कोई छूट प्राप्त नहीं है, इसलिए उनके लिए तृतीय पक्ष बीमा कराना अनिवार्य है। प्रश्न 4। इंटरनेट पर डैश साइबर अपराधियों को अपराध के आरोप से उचित संरक्षण प्रदान करता है। विकल्प है ए. कनेक्टिविटी यानी संयोजकता, बी. IP एड्रेस, सी. एंटीवायरस, डी. अनोनिमिटी यानी अनामिकता। सही उत्तर है डी. अनामिकता। अनामिकता यानी अपनी पहचान छिपाने की क्षमता साइबर अपराधियों और साइबर स्टॉकर्स को इंटरनेट पर एक तरह का सुरक्षा कवच प्रदान करती है। वे अपनी वास्तविक पहचान छिपाने के लिए प्रॉक्सी सर्वर्स, VPN या फर्जी प्रोफाइल का उपयोग करते हैं, जिससे उन्हें ट्रैक करना और उनके द्वारा किए गए अपराध के लिए उन्हें पकड़ना मुश्किल हो जाता है। ये उन्हें कानून की पकड़ से बचने में मदद करता है। प्रश्न 5। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? विकल्प हैं ए. बिल गेट्स, बी. जॉन मकार्थी, सी. एलॉन मस्क, डी. सेमूर क्रे। सही उत्तर है बी. जॉन मकार्थी। अमेरिकी कंप्यूटर वैज्ञानिक जॉन मकार्थी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI का जनक माना जाता है। उन्होंने 1956 में डार्टमाउथ कॉन्फ्रेंस में पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द गढ़ा था। उन्होंने AI के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिसमें लिस्प प्रोग्रामिंग भाषा का निर्माण भी शामिल है, जो AI अनुसंधान में व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली दूसरी सबसे पुरानी उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा बन गई। प्रश्न 6। निम्नलिखित में से कौन सी जनहित याचिका जीवन के अधिकार,
राइट टू लाइवलीहुड, जिसे फुटपाथ पर रहने वालों का मामला भी कहा जाता है, को संदर्भित करती है। विकल्प हैं ए. मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ, बी. रतलाम बनाम वर्धीचंद, सी. ओल्गा टेलिस बनाम बॉम्बे नगर निगम, डी. पीयूडीआर बनाम भारत संघ। सही उत्तर है सी. ओल्गा टेलिस बनाम बॉम्बे नगर निगम। ओल्गा टेलिस बनाम बॉम्बे नगर निगम 1985 का मामला एक ऐतिहासिक जनहित याचिका है, जिसे फुटपाथ पर रहने वालों का मामला भी कहा जाता है। इस मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसला देते हुए कहा कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार में आजीविका का अधिकार भी शामिल है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति आजीविका के साधन के बिना जीवित नहीं रह सकता। प्रश्न 7. भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था? विकल्प है ए. 26 जनवरी 1951, बी. 26 जनवरी 1949, सी. 26 नवंबर 1949, डी. 26 जनवरी 1950। सही उत्तर है सी. 26 नवंबर 1949। भारत की संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अपनाया और अधिनियमित किया। इसी दिन संविधान के कुछ प्रावधान, जैसे नागरिकता, चुनाव और अंतरिम संसद से संबंधित, तुरंत लागू हो गए। हालांकि संविधान पूरी तरह से 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, जैसे हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। 26 नवंबर को भारत में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रश्न 8. GAVI यानी गेवी डैश में गठित एक ग्लोबल वैक्सीन संबंधन अलायंस है। विकल्प है ए. 2019, बी. 2000, सी. 2020, डी. 2005। सही उत्तर है बी. 2000। गावी यानी गेवी, जिसे वैक्सीन अलायंस के नाम से भी जाना जाता है, एक पब्लिक प्राइवेट ग्लोबल हेल्थ पार्टनरशिप है, जिसका गठन वर्ष 2000 में किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य दुनिया के सबसे गरीब देशों में बच्चों के लिए नए और अप्रयुक्त टीकों की पहुंच बढ़ाना है। इसके संस्थापक भागीदारों में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, यूनिसेफ, विश्व बैंक और बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन शामिल हैं। प्रश्न 9. भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या अभिपुष्टि से संबंधित है? विकल्प हैं ए. अनुच्छेद 110, बी. अनुच्छेद 219, सी. अनुच्छेद 200, डी. अनुच्छेद 210। सही उत्तर है बी. अनुच्छेद 219। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 219 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की शपथ से संबंधित है। इसके अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति को अपना पद ग्रहण करने से पहले राज्य के राज्यपाल या उनके द्वारा इस कार्य के लिए नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष संविधान की 3री अनुसूची में दिए गए प्रारूप के अनुसार शपथ लेनी होती है। प्रश्न 10. किस संगठन द्वारा एक पहल रीस्किलिंग रेवोल्यूशन की शुरुआत की गई थी? विकल्प है ए. विश्व आर्थिक मंच, बी. व्यापार एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, सी. विश्व व्यापार संगठन, डी. विश्व बैंक। सही उत्तर है ए. विश्व आर्थिक मंच। रीस्किलिंग रेवोल्यूशन पहल यानी रीस्किलिंग रेवोल्यूशन की शुरुआत जनवरी 2020 में विश्व आर्थिक मंच यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा की गई थी। इस पहल का उद्देश्य 2030 तक 1 अरब लोगों को बेहतर शिक्षा, कौशल और रोजगार प्रदान करना है। ये भविष्य के कामों के लिए आवश्यक कौशल के साथ वैश्विक कार्यबल को तैयार करने की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जो तकनीकी परिवर्तनों और चौथी औद्योगिक क्रांति की चुनौतियों का सामना करने में मदद करेगी। प्रश्न 11. निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय सरकारी मार्ग के माध्यम से भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्रबंधन करता है? विकल्प हैं ए. विदेश मंत्रालय, बी. भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय, सी. विद्युत मंत्रालय, डी. वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। सही उत्तर है डी. वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। भारत में सरकारी मार्ग गवर्नमेंट रूट के माध्यम से आने वाले प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI का प्रबंधन वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा किया जाता है।
इस मंत्रालय के अंतर्गत उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग यानी कि DPIIT नोडल एजेंसी है, जो FDI नीति तैयार करने और उसके कार्यान्वयन की देखरेख करती है। जिन क्षेत्रों में स्वचालित मार्ग से FDI की अनुमति नहीं है, वहां निवेशकों को संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय या विभाग के माध्यम से सरकार की पूर्व स्वीकृति लेनी होती है और DPIIT इस पूरी प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रश्न 12। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में विधायिका का गठन किया गया था? विकल्प हैं A. अनुच्छेद 366, B. अनुच्छेद 156, C. अनुच्छेद 168, D. अनुच्छेद 269। सही उत्तर है C. अनुच्छेद 168। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 168 राज्यों में विधानमंडलों यानी कि विधायिका की गठन का प्रावधान करता है। इसमें कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल होगा, जो राज्यपाल और कुछ राज्यों में 2 सदनों यानी कि विधान परिषद और विधानसभा या कुछ अन्य राज्यों में एक सदन यानी कि विधानसभा से मिलकर बनेगा। यह अनुच्छेद राज्य स्तर पर विधायी संरचना की नींव रखता है। प्रश्न 13। विश्व का एकमात्र ऐसा कौन सा देश है जो बाघों और शेरों को उनके प्राकृतिक आवास में रखता है? विकल्प हैं A. भूटान, B. भारत, C. म्यांमार, D. नेपाल। सही उत्तर है B. भारत। भारत दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां एशियाई शेर यानी कि एशियाटिक लायंस और बंगाल टाइगर यानी कि बंगाल टाइगर दोनों अपने प्राकृतिक आवास में पाए जाते हैं। एशियाई शेर मुख्य रूप से गुजरात के गिर राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य तक ही सीमित हैं, जबकि बाघ पूरे देश में विभिन्न टाइगर रिजर्व और राष्ट्रीय उद्यानों में पाए जाते हैं। ये उच्च यूनिक स्थिति भारत को वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में विशेष महत्व प्रदान करती है। प्रश्न 14। मकर संक्रांति का त्योहार प्रतिवर्ष निम्नलिखित में से किस महीने में मनाया जाता है? विकल्प हैं A. अगस्त, B. जून, C. मार्च, D. जनवरी। सही उत्तर है D. जनवरी। मकर संक्रांति एक प्रमुख हिंदू त्योहार है जो लगभग हर साल 14 या 15 जनवरी को मनाया जाता है। ये त्योहार सूर्य के मकर राशि में प्रवेश का प्रतीक है, जिसे सूर्य का उत्तरायण होना भी कहा जाता है। ये दिन से भारत में फसलों की कटाई के मौसम की शुरुआत का भी प्रतीक है और इसे पूरे देश में अलग अलग नामों से मनाया जाता है, जैसे तमिलनाडु में पोंगल, असम में बिहू और पंजाब में लोहड़ी। प्रश्न 15। संविधान द्वारा परिकल्पित लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? विकल्प हैं A. 552 सदस्य, B. 520 सदस्य, C. 532 सदस्य, D. 552 सदस्य। सही उत्तर है D. 552 सदस्य। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 81 के अनुसार लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 552 निर्धारित की गई थी। इसमें 530 सदस्य राज्यों से, 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से और 2 सदस्य एंग्लो इंडियन समुदाय से राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाने का प्रावधान था। हालांकि 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए सीटों के आरक्षण को समाप्त कर दिया गया है। इसलिए वर्तमान में लोकसभा की अधिकतम संख्या 550 हो सकती है, लेकिन मूल संवैधानिक परिकल्पना 552 की थी। प्रश्न 16। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल श्रीमती सरोजनी नायडू ने निम्नलिखित में से किस अवधि के दौरान कार्यभार संभाला था? विकल्प हैं A. 1946 से 1948, B. 1947 से 1949, C. 1947 से 1951, D. 1948 से 1950। सही उत्तर है B. 1947 से 1949। श्रीमती सरोजनी नायडू ने 15 अगस्त 1947 को तत्कालीन संयुक्त प्रांत अब उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के रूप में पदभार ग्रहण किया था। वे न केवल उत्तर प्रदेश की बल्कि भारत के किसी भी राज्य की पहली महिला राज्यपाल थीं। उन्होंने 2 मार्च 1949 तक अपने निधन तक इस पद पर कार्य किया था, इसलिए उनकी कार्यावधि 1947 से 1949 तक थी।
प्रश्न 17। निम्नलिखित में से किसने भारत में शून्य बजट प्राकृतिक कृषि की अवधारणा को प्रोत्साहित किया? विकल्प हैं ए. नॉर्मन बोरलॉग, बी. एम.एस. स्वामीनाथन, सी. सुभाष पालेकर, डी. वर्गीज कुरियन। सही उत्तर है सी. सुभाष पालेकर। महाराष्ट्र के एक कृषक श्री सुभाष पालेकर को भारत में शून्य बजट प्राकृतिक कृषि यानी कि जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग की अवधारणा को विकसित करने और बढ़ावा देने का श्रेय दिया जाता है। यह कृषि की एक ऐसी पद्धति है जिसमें रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों का उपयोग नहीं किया जाता है और खेती की लागत को लगभग शून्य कर दिया जाता है। ये देसी गाय के गोबर और गोमूत्र पर आधारित जीवामृत और बीजामृत जैसे प्राकृतिक आधानों पर निर्भर करती है। प्रश्न 18। सार्वजनिक निजी भागीदारी पीपीपी परियोजनाओं के लिए अधिग्रहित भूमि के लिए कम से कम डैश भूमि धारकों की पूर्व सहमति की आवश्यकता होती है। विकल्प हैं ए. 50%, बी. 70%, सी. 60%, डी. 80%। सही उत्तर है बी. 70%। भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित मुआवजे और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के अनुसार यदि भूमि का अधिग्रहण सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी कि पीपीपी परियोजनाओं के लिए किया जाता है तो इसके लिए कम से कम 70% प्रभावित परिवारों की सहमति अनिवार्य है। यदि भूमि का अधिग्रहण निजी कंपनियों के लिए किया जाता है तो ये सीमा 80% है। प्रश्न 19। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी धारा केंद्र सरकार और राज्य सरकार को निरोध का आदेश देने की शक्ति देती है? विकल्प हैं ए. 3, बी. 6, सी. 9, डी. 2। सही उत्तर है ए. 3। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम एनएसी 1980 की धारा 3 केंद्र और राज्य सरकारों को ये अधिकार देती है कि यदि वे संतुष्ट हैं कि किसी व्यक्ति को भारत की सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था या आवश्यक आपूर्ति और सेवाओं के रखरखाव के लिए प्रतिकूल तरीके से कार्य करने से रोकना आवश्यक है, तो वे उसे हिरासत में लेने का आदेश दे सकती हैं। ये धारा निवारक निरोध यानी कि प्रिवेंटिव डिटेंशन का आधार है। प्रश्न 20। 1857 के विद्रोह के समय मुगल शासक कौन था? विकल्प हैं ए. जहांगीर, बी. बहादुर शाह द्वितीय, सी. औरंगजेब, डी. नाना साहिब। सही उत्तर है बी. बहादुर शाह द्वितीय। 1857 के विद्रोह के समय बहादुर शाह द्वितीय यानी कि बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल सम्राट थे। यद्यपि वे वृद्ध थे और उनके पास बहुत कम वास्तविक शक्ति थी, विद्रोही सैनिकों ने उन्हें दिल्ली में भारत का सम्राट घोषित कर दिया था, जिससे वे विद्रोह के एक प्रतीकात्मक नेता बन गए थे। विद्रोह के दमन के बाद अंग्रेजों ने उन्हें रंगून यानी कि यांगून बर्मा में निर्वासित कर दिया था, जहां 1862 में उनकी मृत्यु हो गई थी। प्रश्न 21। निम्नलिखित में से किसमें गंभीर चोट शामिल नहीं है? विकल्प हैं ए. सिर या चेहरे की स्थायी विरूपता, बी. नपुंसीकरण, सी. गर्भपात का कारण, डी. एक अस्थि की संधि च्युति। सही उत्तर है सी. गर्भपात का कारण। भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 320 में गंभीर चोट यानी कि ग्रीवियस हर्ट को परिभाषित किया गया है। इसमें 8 प्रकार की चोटों को सूचीबद्ध किया गया है, जिनमें नपुंसीकरण, सिर या चेहरे की स्थायी विरूपता और किसी हड्डी का टूटना या उतर जाना यानी कि संधि च्युति शामिल है। गर्भपात कराना यानी कि कॉजिंग मिसकैरेज एक अलग अपराध है, जिसे आईपीसी की धारा 312 से 316 के तहत निपटाया जाता है और ये धारा 320 की परिभाषा में शामिल नहीं है। प्रश्न 22। डैश तालुका स्तर पर उसके साथ पंजीकृत एक समान दस्तावेज की प्रतियां रखता है? विकल्प हैं ए. तहसीलदार, बी. ग्राम प्रशासनिक अधिकारी, सी. राजस्व निरीक्षक, डी. उप पंजीकर।
सही उत्तर है डी, उपपंजीकर यानी कि सब रजिस्ट्रार। उपपंजीकर वह सरकारी अधिकारी होता है जो उप जिला या तालुका स्तर पर दस्तावेजों के पंजीकरण के लिए जिम्मेदार होता है। पंजीकरण अधिनियम 1908 के अनुसार संपत्ति के हस्तांतरण से संबंधित दस्तावेजों जैसे कि बिक्री विलेख, पट्टा समझौते आदि का पंजीकरण उपपंजीकर के कार्यालय में किया जाता है। यह उपपंजीकर का कर्तव्य है कि वह अपने कार्यालय में पंजीकृत सभी दस्तावेजों का रिकॉर्ड और उनकी प्रतियां सुरक्षित रखे। तहसीलदार मुख्य रूप से भू राजस्व मामलों से संबंधित होता है। प्रश्न 30। सर्वोच्च न्यायालय ने डैश के मामले में मासिक धर्म के आधार पर महिलाओं के सामाजिक बहिष्कार के मुद्दे पर चर्चा की। विकल्प हैं ए, भारतीय युवा वकीलों का संघ यानी कि इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन बनाम केरल राज्य, बी, शबाना बानो बनाम इमरान खान, सी, नाज फाउंडेशन बनाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सरकार, डी, एयर इंडिया बनाम नरगिस मिर्जा। सही उत्तर है ए, भारतीय युवा वकीलों का संघ इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन बनाम केरल राज्य। ये मामला प्रसिद्ध सबरीमाला मंदिर मामला यानी सबरीमाला टेम्पल केस है। 2018 के अपने ऐतिहासिक फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने केरल के सबरीमाला मंदिर में मासिक धर्म आयु वर्ग यानी 10 से 50 वर्ष की महिलाओं के प्रवेश पर लगे प्रतिबंध को असंवैधानिक घोषित कर दिया था। न्यायालय ने माना कि यह प्रथा महिलाओं के समानता के अधिकार अनुच्छेद 14, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 15 और धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन करती है। इस फैसले में मासिक धर्म जैसी जैविक प्रक्रिया के आधार पर महिलाओं के सामाजिक बहिष्कार को एक प्रकार की अस्पृश्यता मानते हुए इस पर विस्तृत चर्चा की गई। प्रश्न 24। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य को समान न्याय को बढ़ावा देने और गरीबों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करने का निर्देश देता है? विकल्प हैं अ, अनुच्छेद 44, ब, अनुच्छेद 39 ए, स, अनुच्छेद 40, द, अनुच्छेद 38। सही उत्तर है ब, अनुच्छेद 39 ए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39 ए, जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का एक हिस्सा है, राज्य को ये सुनिश्चित करने का निर्देश देता है कि कानूनी प्रणाली समान अवसर के आधार पर न्याय को बढ़ावा दे। ये विशेष रूप से ये प्रावधान करता है कि राज्य गरीबों और अन्य कमजोर वर्गों के लिए मुफ्त कानूनी सहायता की व्यवस्था करेगा ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि आर्थिक या किसी अन्य अक्षमता के कारण किसी भी नागरिक को न्याय पाने के अवसर से वंचित न किया जाए। इस अनुच्छेद को 42वें संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया था। प्रश्न 25। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? विकल्प हैं अ, 30 वर्ष, ब, 35 वर्ष, स, 50 वर्ष, द, 45 वर्ष। सही उत्तर है ब, 35 वर्ष। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 58 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार होने के लिए कुछ योग्यताएं निर्धारित हैं। इनमें से एक प्रमुख योग्यता ये है कि उम्मीदवार की आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। अन्य योग्यताओं में भारत का नागरिक होना और लोकसभा का सदस्य चुने जाने के योग्य होना शामिल है। प्रश्न 26। 1930 में डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन की शुरुआत किसने की थी? विकल्प हैं अ, एम.आर. जयकर, ब, ज्योतिबा फुले, स, बी.आर. अम्बेडकर, द, महात्मा गांधी। सही उत्तर है स, बी.आर. अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1930 में नागपुर में ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन यानी अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ की स्थापना की थी। इस संगठन का मुख्य उद्देश्य दलितों यानी जिन्हें उस समय डिप्रेस्ड क्लासेस कहा जाता था के लिए राजनीतिक अधिकारों और भारत के विधायी निकायों में उचित प्रतिनिधित्व की मांग करना था। इस मंच के माध्यम से डॉक्टर अंबेडकर ने लंदन में हुए गोलमेज सम्मेलनों में दलितों के हितों का जोरदार समर्थन किया था। प्रश्न 27। स्पाइना बिफिडा नामक जन्म दोष को रोकने के लिए किस विटामिन की आवश्यकता होती है? विकल्प है अ, विटामिन ए, ब, विटामिन ई, स, विटामिन डी, द, फोलेट। सही उत्तर है द, फोलेट।
स्पाइना बिफिडा एक प्रकार का न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है जो मस्तिष्क या रीढ़ की हड्डी से संबंधित एक जन्मजात दोष है। गर्भावस्था की शुरुआती हफ्तों में भ्रूण के न्यूरल ट्यूब के उचित विकास के लिए फोलेट यानी विटामिन B9 का एक रूप अत्यंत आवश्यक है। गर्भधारण करने से पहले और गर्भावस्था के शुरुआती दौर में महिलाओं द्वारा फोलेट का पर्याप्त सेवन करने से उनके बच्चों में स्पाइना बिफिडा जैसे न्यूरल ट्यूब दोषों का खतरा काफी कम हो जाता है। प्रश्न 28। निम्नलिखित में से कौन से सोशल मीडिया में स्क्रैपबुक नामक एक विशेषता है? विकल्प हैं अ ज़ूम, ब फेसबुक, स इंस्टाग्राम, द पिंटरेस्ट। सही उत्तर है ब फेसबुक। फेसबुक ने माता-पिता के लिए स्क्रैपबुक नामक एक सुविधा शुरू की थी। ये सुविधा माता-पिता को अपने बच्चों की तस्वीरों का एक विशेष संग्रह बनाने और उन्हें अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करने की अनुमति देती है। माता-पिता अपने साथी के साथ स्क्रैपबुक का सह स्वामित्व भी कर सकते हैं। ये प्लेटफॉर्म पर एक ही स्थान पर बच्चे की तस्वीरों को व्यवस्थित और केंद्रीकृत करने का एक तरीका है। प्रश्न 29। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी UNEP ने वर्ष खाली स्थान में अपनी वैश्विक जलवायु मुकदमा लिटिगेशन रिपोर्ट यानी ग्लोबल क्लाइमेट लिटिगेशन रिपोर्ट जारी की है। विकल्प है अ 2021, ब 2018, स 2019, द 2015। सही उत्तर है अ 2021। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी UNEP ने कोलंबिया विश्वविद्यालय के सबिन सेंटर फॉर क्लाइमेट चेंज लॉ के सहयोग से जनवरी 2021 में रिपोर्ट ग्लोबल क्लाइमेट लिटिगेशन रिपोर्ट 2020 स्थिति समीक्षा शीर्षक से रिपोर्ट जारी की। ये रिपोर्ट दुनिया भर में बढ़ते जलवायु परिवर्तन से संबंधित कानूनी मामलों का विश्लेषण करती है और दर्शाती है कि कैसे नागरिक, गैर सरकारी संगठन और अन्य पक्ष जलवायु परिवर्तन पर कार्यवाही के लिए सरकारों और निगमों को जवाबदेह ठहरा रहे हैं। प्रश्न 30। राज्य के महाधिवक्ता को पद से हटाने की शक्ति किसके पास होती है? विकल्प हैं अ राज्य के राज्यपाल, ब उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, स भारत के राष्ट्रपति, द भारत के प्रधानमंत्री। सही उत्तर है अ राज्य के राज्यपाल। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 के अनुसार राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है और वो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। इसका अर्थ है कि राज्यपाल के पास महाधिवक्ता को किसी भी समय उनके पद से हटाने की शक्ति होती है। महाधिवक्ता का कार्यकाल संविधान द्वारा निश्चित नहीं किया गया है। प्रश्न 31। सरकार के कराधान और सार्वजनिक व्यय नीतियों को सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है? विकल्प हैं अ राजकोषीय नीति, ब भुगतान संतुलन, स आयात निर्यात नीति, द मौद्रिक नीति। सही उत्तर है अ राजकोषीय नीति। राजकोषीय नीति वो नीति है जिसके तहत सरकार देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने के लिए अपने खर्च के स्तर और कर दरों को समायोजित करती है। इसमें मुख्य रूप से दो उपकरण शामिल हैं, कराधान यानी टैक्सेशन और सार्वजनिक व्यय यानी पब्लिक एक्सपेंडिचर। इसके विपरीत मौद्रिक नीति यानी मॉनेटरी पॉलिसी देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ब्याज दरों और धन की आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए उपयोग की जाती है। प्रश्न 32। खाली स्थान के संविधान में पहले 10 संशोधनों के लिए सामूहिक नाम बिल ऑफ राइट्स है। विकल्प हैं अ USA, ब स्विट्जरलैंड, स UK, द भारत। सही उत्तर है अ USA। बिल ऑफ राइट्स संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में किए गए पहले 10 संशोधनों का सामूहिक नाम है। इन संशोधनों को 1791 में अपनाया गया था और ये अमेरिकी नागरिकों के मौलिक अधिकारों और स्वतंत्रताओं की गारंटी देते हैं, जैसे कि भाषण की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता और हथियार रखने का अधिकार। प्रश्न 33। भारत में राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण
यानी नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल की स्थापना कब की गई थी? विकल्प हैं ए 2000, बी 2010, सी 2014, डी 1997। सही उत्तर है बी 2010। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण यानी एनजीटी की स्थापना राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण अधिनियम 2010 के तहत 18 अक्टूबर 2010 को की गई थी। एनजीटी एक विशेष न्यायिक निकाय है जिसका मुख्य उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण और वनों तथा अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित मामलों का प्रभावी और शीघ्र निपटारा करना है। भारत, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बाद एक विशेष पर्यावरण न्यायाधिकरण स्थापित करने वाला दुनिया का तीसरा देश है। प्रश्न 34। किसी भी बच्चे को डैश के बीच काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। विकल्प हैं ए शाम 5 बजे और सुबह 8 बजे, बी शाम 7 बजे और सुबह 9 बजे, सी शाम 7 बजे और सुबह 8 बजे, डी शाम 6 बजे और सुबह 8 बजे। सही उत्तर है सी शाम 7 बजे और सुबह 8 बजे। बाल और किशोर श्रम निषेध और विनियमन अधिनियम 1986 के धारा 7 के अनुसार किसी भी किशोर यानी 14 से 18 वर्ष को शाम 7 बजे से सुबह 8 बजे के बीच किसी भी प्रतिष्ठान में काम करने की अनुमति नहीं है। ये प्रावधान बच्चों और किशोरों को रात में काम करने से बचाने और ये सुनिश्चित करने के लिए है कि उनके आराम और शिक्षा के अधिकार का उल्लंघन ना हो। प्रश्न 35। भारत में सीमांत यानी मार्जिनल कामगार एक ऐसा व्यक्ति होता है जो एक वर्ष में कितने महीनों से कम के लिए कार्य करता है? विकल्प हैं ए 9, बी 6, सी 8, डी 7। सही उत्तर है बी 6। भारत की जनगणना के अनुसार श्रमिकों को 2 श्रेणियों में बांटा गया है, मुख्य कामगार यानी मेन वर्कर्स और सीमांत कामगार यानी मार्जिनल वर्कर्स। एक व्यक्ति जिसने संदर्भ वर्ष के दौरान 6 महीने या 183 दिन से कम समय तक काम किया था उसे सीमांत कामगार माना जाता है। वहीं जिसने 6 महीने या उससे अधिक समय तक काम किया है उसे मुख्य कामगार कहा जाता है। प्रश्न 36। अप्रैल 2007 में भारत सरकार द्वारा स्थापित केंद्र राज्य संबंधों पर द्वितीय आयोग के अध्यक्ष कौन थे? विकल्प हैं ए आर.एस. सरकारिया, बी एम.एम. पुंछी, सी बी.पी. मंडल, डी पी.वी. राजमन्नार। सही उत्तर है बी एम.एम. पुंछी। केंद्रीय राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए भारत सरकार ने अप्रैल 2007 में भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश मदन मोहन पुंछी की अध्यक्षता में दूसरे आयोग का गठन किया था। इस आयोग को पुंछी आयोग के नाम से भी जाना जाता है। इसने 2010 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इससे पहले 1983 में आर.एस. सरकारिया की अध्यक्षता में इस विषय पर पहले आयोग का गठन किया गया था। प्रश्न 37। भारत का पहला नगर निगम कब स्थापित किया गया था? विकल्प हैं ए 1688, बी 1998, सी 1988, डी 1788। सही उत्तर है ए 1688। भारत में पहला नगर निगम 1688 में मद्रास, जो अब चेन्नई है, में स्थापित किया गया था। ये भारत में आधुनिक स्थानीय शहरी स्वशासन की शुरुआत थी। इसके बाद 1726 में बॉम्बे, जो अब मुंबई है, और कलकत्ता, जो अब कोलकाता है, में नगर निगमों की स्थापना की गई थी। प्रश्न 38। प्रेरी डैश में शीतोष्ण घास के मैदान होते हैं। विकल्प है ए उत्तरी अमेरिका, बी दक्षिणी अमेरिका, सी अफ्रीका, डी एशिया। सही उत्तर है ए उत्तरी अमेरिका। प्रेरी उत्तरी अमेरिका में पाए जाने वाले विशाल शीतोष्ण घास के मैदानों को दिया गया नाम है। ये मैदान मुख्य रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के मध्य भागों में फैले हुए हैं। इसी प्रकार दुनिया के अन्य हिस्सों में शीतोष्ण घास के मैदानों को अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे दक्षिण अमेरिका में पंपास, यूरेशिया में स्टेपीज और अफ्रीका में वेल्ड। प्रश्न 39।
भारतीय संविधान के निर्माताओं द्वारा मौलिक अधिकारों के विचार को कहाँ से लिया गया था? विकल्प हैं ए. संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान, बी. यूनाइटेड किंगडम के संविधान, सी. सोवियत संघ के संविधान, डी. जापान के संविधान। सही उत्तर है ए. संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान। भारतीय संविधान के निर्माताओं ने मौलिक अधिकारों की अवधारणा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से प्रेरित होकर ली थी। अमेरिकी संविधान के बिल ऑफ राइट्स से प्रेरणा लेकर भारतीय संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकारों को शामिल किया गया है। ये अधिकार नागरिकों को राज्य की मनमानी कार्यवाहियों से बचाते हैं और उनके समग्र विकास के लिए आवश्यक माने जाते हैं। प्रश्न 40। ठोस पदार्थों में ऊष्मा हस्तांतरण की प्रक्रिया को डैश के रूप में जाना जाता है। विकल्प हैं ए. ऊष्मारोधन यानी इंसुलेशन, बी. विकिरण यानी रेडिएशन, सी. संवहन यानी कन्वेक्शन, डी. चालन यानी कंडक्शन। सही उत्तर है डी. चालन। ऊष्मा हस्तांतरण की 3 मुख्य प्रक्रियाएं होती हैं: चालन, संवहन और विकिरण। चालन यानी कंडक्शन ये ठोस पदार्थों में ऊष्मा हस्तांतरण की मुख्य विधि है। इसमें ऊष्मा पदार्थ के कणों के सीधे संपर्क द्वारा एक कण से दूसरे कण में स्थानांतरित होती है, बिना कणों के अपने स्थान से हटे। संवहन यानी कन्वेक्शन ये तरल पदार्थों और गैसों यानी द्रवों में ऊष्मा हस्तांतरण की विधि है, जिसमें पदार्थ के कण स्वयं गति करके ऊष्मा का स्थानांतरण करते हैं। विकिरण यानी रेडिएशन इसमें ऊष्मा का स्थानांतरण विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में होता है और इसके लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, जैसे सूर्य से पृथ्वी तक ऊष्मा का पहुंचना। Please subscribe my YouTube channel SKM Study Points.